हेलो, वेलकम गाइस। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है आपकी बुक विस्ताज का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द थर्ड लेवल। राइट गाइस, अब ये थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। जैक फिनी ने थर्ड लेवल जो है उसमें किया क्या है, बेसिकली इसने इंटरवीव आपस में बुना है, किसको, रियलिटी को और फैंटेसी को। यानी कि यहां पर जो रियलिटी है और इमेजिनेशन है उसको मिक्स करके कुछ आपके सामने रखा गया है। हल्का सा ओवरव्यू समझ आया। अब इस चैप्टर को आगे बढ़ने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ये जो चैप्टर था, राइट, ये जो बुक थी बेसिकली थर्ड लेवल की, जैक फिनी ने लिखी थी अराउंड 1950s। राइट गाइस, कब लिखी थी? 1950s के दौरान लिखी थी। अब अगर इस टाइम को आप याद रखें तो उस समय कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 1914 टू 1918, यानी कि विश्व युद्ध पहला वाला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद हुआ वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 के दौरान। और 1945 में जैसे कि आपको पता है एटम बॉम्ब, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे खत्म हुआ था? जब हिरोशिमा और नागासाकी, जापान पे अमेरिका ने क्या गिरा दिया था? न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, एटम बॉम्ब गिरा दिया था। फाइन है, तब जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो ये दो बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। इसी के बाद देखा जाए तो कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी कि जो दुनिया थी वो बाइपोलर हो चुकी थी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। तो कहने का मतलब ये जो कुछ इंसिडेंट्स थे, इसकी वजह से जो दुनिया थी उस समय की 1950s की, वॉज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरीज, युद्ध के बादल। मतलब लाइफ जो थी बहुत टेंस हो चुकी थी, लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्या हो गया था? डर बैठ गया था। बात समझ आई? लोगों के मन में क्या हो गया था? डर बैठ गया था। यहां तक कि जो स्कूल्स थे, स्कूल्स के अंदर बच्चों को ड्रिल्स कराई जाती थी कि अगर बॉम्ब वगैरह गिर जाए, कोई कैलेमिटी हो जाए, कुछ हो जाए तो उनको कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे अपने आप को बेंच के नीचे छुपा लेना है। इसी दौरान एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था कि रशियंस ने स्पुतनिक नाम का आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। तो ये मैं आपको मेन मेन इंसिडेंट्स बता रहा हूं, उस समय के बैकग्राउंड के बारे में बता रहा हूं जब इस चैप्टर को लिखा गया था। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से कोल्ड वॉर जो था वो भी एक तरह से स्टार्ट था। ठीक है? तो उस समय इस एटमोस्फियर के अंदर जैक फिनी ने किताब लिखी जिसका नाम था थर्ड लेवल। और इस थर्ड लेवल के अंदर, ठीक है ना, ये बेसिकली कलेक्शन थी कुछ शॉर्ट स्टोरीज की। ठीक है? खासकर उन लोगों का जिक्र था, उन लोगों के ऊपर फोकस कर रही थी जो उस प्रेजेंट सिनेरियो में अपसेट थे, और वो अपने आप के लिए, ठीक है ना, अपने आप के लिए क्या थे? एक पीसफुल प्लेस, एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश कर रहे थे। ठीक है ना? प्रेजेंट में तो वो पॉसिबल नहीं था, तो रिसेंट पास्ट को याद कर रहे थे। यानी कि उसी दौरान, उस समय, उससे पहले कुछ ऐसी जगह, ऐसी मतलब घटनाएं हुई हों, उनको वो याद कर रहे थे। ठीक है? तो ये जो थर्ड लेवल था, ये ऐसे ही एक प्रोटेगनिस्ट, यानी कि ये जो कहानी है ये घूमती है हमारे मेन कैरेक्टर चार्ली के आसपास। ठीक है? ही इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटेगनिस्ट का मतलब लीड कैरेक्टर है। तो ये जो लीड कैरेक्टर है, इस अनसर्टेन या फिर जो इस सिचुएशन के अंदर, इस प्रेजेंट सिनेरियो यानी कि रियलिटी से, इस मॉडर्न वर्ल्ड से निकल करके कहां जाना चाहता है? ये जाना चाहता है 1894 की उस दुनिया में। 1894 के उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे, जब चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा पीसफुल थी, शांतिपूर्ण थी, माहौल जो था बहुत अच्छा था। ठीक है ना? चीजें बहुत अच्छी थी और लोग जो थे एक प्लीजेंट लाइफ जी रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो थर्ड लेवल है, इट बिकम्स, ये जो है एक डोरवे, एक रास्ते का काम कर रहा है। किसके लिए? चार्ली के लिए। टू मूव फ्रॉम अनप्लीजेंट लाइफ ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड टू द प्लीजेंट लाइफ ऑफ 1894। आई होप आपको हल्का बैकग्राउंड समझ आया है। ठीक है ना? तो क्या है? ये थर्ड लेवल जो है एक रास्ता है, एक माध्यम है प्रेजेंट सिनेरियो से उस समय में जाने के लिए जब चीजें बहुत अच्छी थी। आई होप आपको बैकग्राउंड समझ आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो चैप्टर में हम बात करते हैं थर्ड लेवल में जैक फिनी ने किसको इंटरव्यू किया है, आपस में बुना है, रियलिटी और फैंटेसी को। तो एक्चुअल में क्या था बेटा? ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो था, वहां पर केवल दो ही लेवल्स थे। लेवल मतलब अंडरग्राउंड पैसेजेस थे,
फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल। बट ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, ठीक है, जो कैरेक्टर है चार्ली, ये दावा करता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर होकर के आया है। कहां पर होकर के आया है? थर्ड लेवल पर होकर आया है। जबकि जो प्रेसिडेंट है ग्रैंड सेंट्रल के और हार्टफोर्ड रेल रोड, मतलब रेल रोड्स और ये सबको जो मेंटेन कर रहे हैं, जो इसके प्रेसिडेंट है, हेड हैं, वो अपने रिकॉर्ड्स के बेसिस पे कहते हैं कि भैया यहाँ पे थर्ड लेवल तो हमने कभी बनाया ही नहीं, देयर आर ओनली 2 लेवल्स। बात समझ आई? तो अब क्या था कि इसकी बात पे कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। नो वन वॉज रेडी टू बिलीव हिम। अब किसी को उसकी बात पे यकीन ही नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में वहां पर थर्ड लेवल कभी किसी ने देखा ही नहीं, एक्चुअल में कभी बिल्ड ही नहीं किया गया, कभी बनाया ही नहीं किसी ने, ठीक है ना। और जबकि ये क्लेम कर रहा है, चार्ली क्लेम कर रहा है कि मैं थर्ड लेवल पर होकर के आया हूं। तो अपने इस सिचुएशन के सॉल्यूशन के लिए ये किससे जाकर के मिलता है? अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से जाकर के मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? जाकर के अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से जाकर के मिलता है और उसका ओपिनियन लेना चाहता है कि भाई वो इसके बारे में क्या कहता है। उसको अपनी सारी सिचुएशन बताता है कि भाई मैं जो हूं थर्ड लेवल पर होकर के आया हूं, बट मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। तो इसका जो फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, वो चार्ली को कहता है कि, ठीक है ना, कि ये जो है इट्स अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तुमने जो है जागते हुए सपना देख लिया है, जो तुम्हें लग रहा है कि पूरा हो गया है। बात समझ आई? क्या देख लिया आपने? जागते हुए एक सपना देख लिया है, जो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पूरा हो गया है। और वो इसको इंटरप्रेट करता है, इसको समझाता है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कि चार्ली, तुम जो हो इस मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक दुनिया है आज की, विच इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, फियर, डर, वॉर, युद्ध के बादल और वरीज, इनसे भरी हुई है। तुम जो हो इस दुनिया से निकल करके, ठीक है ना, अपने सपनों की दुनिया में, फैंसी की दुनिया में जाना चाहते हो, यानी कि उस दुनिया में जाना चाहते हो जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ सुन रखा है अपने ग्रैंडफादर से। और ये वो समय था जब चीजें बहुत अच्छी थी, ठीक है। और कहां पे थी वो? गेल्सबर्ग, इलिनॉइस में। और उसका फ्रेंड बताता है कि तुम्हें जो है एस्केपिस्ट टेंडेंसी है, एस्केपिस्ट टेंडेंसी। एस्केपिस्ट टेंडेंसी का मतलब क्या है? कि तुम जो हो ये प्रेजेंट, जो आज का जो समय है, आज की जो सिचुएशन है, उसको फेस नहीं कर पा रहे हो और तुम उससे भाग रहे हो। बात समझ आई? और क्योंकि तुम्हें यहां से भागने में क्या मिलती है? शांति मिलती है, इसलिए तुम इस सिचुएशन से दूर भाग रहे हो। नाउ अब होता क्या है, एक्चुअल पूरा इंसिडेंट बताता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था वो एक ट्री की तरह, जैसे पेड़ होता है ना, बरगद का पेड़, बहुत बड़ा पेड़, उसकी तरह बढ़ रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे रास्ते थे, कॉरिडोर्स थे, बहुत सारे दरवाजे थे, बहुत सारी सीढ़ियां थी। और ये बहुत आसान था किसी के लिए भी कि स्टेशन पर कोई जाकर के आसानी से खो जाए, इतना बड़ा था। फाइन गाइस, अब एक चार्ली जो है इससे पहले भी 2 बार अपना रास्ता भटक चुका था। एक बार जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है तो, ठीक है ना, वो कहां निकलता है? जाकर के लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर के निकलता है। जबकि दूसरी बार वो निकलता है 3 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम ऑफिस बिल्डिंग। जबकि तीसरी बार कुछ यूनिक होता है और वो जाकर के पहुंच जाता है कहां पे? थर्ड लेवल पर। याद रखना गाइस, जो थर्ड लेवल है वो क्या है? इमेजिनरी है। रियलिटी में कोई थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर अवेलेबल नहीं है। तो अब ये वहां पहुंचता कैसे है उसको देखते हैं। एक रात की बात होती है कि भाई ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाता है, उसको घर जाने की जल्दी थी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो जो है वो सबवे ले लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि ये फास्टर था बस से। तो वो जाता है, ठीक है ना, ही गेट्स डाउन टू द फर्स्ट लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल। वो कहां पहुंचता है? फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। उसके बाद वो पहुंचता है नीचे सेकेंड लेवल पे। कहां पहुंच जाता है गाइस? सेकेंड लेवल पे। कहां? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। ये वो जगह थी जहां से सब अर्बन ट्रेन चला करती थी। चार्ली जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, एकदम शांत कॉरिडोर आता है, एक रास्ता आता है, गलियारा आता है जो एकदम शांत था, जहां कोई शोर शराबा नहीं था, ठीक है ना। और वो हल्का सा लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, अपना एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लेंटिंग डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है ना। और वो पहुंचता है कहां पर? एक अनोखी सी जगह पे, जो क्या था? पहले के दोनों लेवल से टोटली डिफरेंट था। वो कहां पहुंच जाता है?
वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो लेवल पे पहुंचता है, थर्ड लेवल पे पहुंचता है, जो पहले के दोनों लेवल से टोटली डिफरेंट था। अब ये जो थर्ड लेवल था गाइस, थर्ड लेवल था कैसा उसको देखते हैं। ये जो था टोटली डिफरेंट वर्ल्ड था। यहाँ पे गैस लाइट्स, जैसे उस समय नॉर्मल बल्ब वगैरह जल रहे थे, यहाँ पे क्या जल रही थी, टॉर्च। टॉर्च का मतलब मशाल टाइप से जल रही थी, मशाले जल रही थी। ब्रास पिटून्स, पीतल के थूकदान थे, ठीक है, स्पिट करने के थूकदान थे, ठीक है। कुछ टिकट विंडोज थे, ठीक है ना। और जो पुराने स्टाइल के जो छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे, ये सब कुछ लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है, मेड फ्रॉम वुड। फाइन गाइस। इसके अलावा वहां पे जो लोग थे, उनका जो अटायर था, जो वेशभूषा थी, वो भी टोटली डिफरेंट थी। वहां पे जो लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने डर्बी हैट्स पहन रखी थी, 4 बटन सूट्स पहन रखे थे। क्या था, 4 बटन सूट्स। साथ साथ ये जो लोग थे, इन्होंने, ठीक है ना, क्या रखी हुई थी, फैंसी मुस्टैक्स, फैंसी स्टाइल की मूछें रखी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी, साइड बर्न्स, लंबी लंबी साइड बर्न्स रखी हुई थी, ठीक है ना। ये जो अटायर, ये जो वेशभूषा थी, 1800 यानी कि 18वीं सेंचुरी में, 1800 टू 1900 के बीच में चला करती थी। तो ये सब देख करके उसको उसी समय की याद आती है, इसको, चार्ली को। फिर उसके बाद चार्ली जो है वो जाता है बुक शॉप पे, और वहां पे द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर होता है, ठीक है। हालांकि ये न्यूज़पेपर काफी लंबे समय से पब्लिश नहीं हो रहा था, ये उसको पता था। वो वहां से एक कॉपी खरीदता है, किसकी, द वर्ल्ड नाम की न्यूज़पेपर की, राइट। और देखता है उस पे, ठीक, खरीदने मतलब वो न्यूज़पेपर पे देखता है, उस पर जो डेट लिखी हुई थी वो थी जून 11 1894। कब की डेट थी, जून 11 1894, ठीक है। जिसको देख करके उसको रियलाइज होता है कि वो प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट दुनिया में नहीं था। वो कहां पहुंच चुका था, 1894 के उस वर्ल्ड में जिसमें वो हमेशा जाना चाहता था, जिस दुनिया के बारे में उसने अपने ग्रैंडफादर से बहुत कुछ सुन रखा था। एंड ही हैड क्रेविंग फॉर इट। क्रेव का मतलब उसकी तीव्र इच्छा, मन में बहुत इच्छा थी कि वो उस जगह पे जाए। बात समझ आएगा इस। अब वो आखिरकार इस जगह जाना क्यों चाहता था, वो वहां जाना चाहता था अपनी वाइफ लॉइजा के साथ, अपनी वाइफ लॉइजा के साथ जाना चाहता था। यहाँ पे गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। ये जो था एक वंडरफुल टाउन था 1894 के समय। 1894 के समय पे चीजें जो थी हालांकि उस समय काफी अच्छी थी। और ये जो था, यहाँ बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउसेस थे, बड़े बड़े लॉन्स थे, बड़े लंबे लंबे पेड़ थे। तो इट रिफ्लेक्टेड अ प्लेस, ठीक है, ऑफ रोमांस एंड लेजर, यानी कि लोग जो है शांति से, प्रेम से वहां रह सकते थे। और नरेटर हमेशा से ही, जैसे मैंने बताया आपको, वहां जाने की इच्छा रखता था। उसके बाद क्या होता है, नरेटर, सॉरी, उसके बाद नरेटर यानी कि चार्ली, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, वो जो है, ही आस्क्ड फॉर 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। वो जो है, जो टिकट काउंटर पे क्लर्क होता है, उससे क्या कहता है, 2 टिकट मांगता है, कहां के लिए, गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। तो क्लर्क उसको किराया बता देता है, ही फिगर आउट द फेयर। पर क्लर्क जो था काफी हैरान था टू सी डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स इन चार्लीज हैंड्स। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, जो 1894 में करेंसी चलती थी, वो 1950s के टाइम पे करेंसी तो चलती नहीं थी। तो चार्ली के हाथ में जो पैसे थे वो टोटली डिफरेंट थे। उसको देख करके क्लर्क जो है उसको वार्न करता है, इफ ही वाज, क्या, कि वो जो है, क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू चीट मी बाय गिविंग फेक नोट्स। तो इस बात को सुन करके चार्ली जो है वहां से मुड़ता है और बाहर चला जाता है। बाहर चला जाता है क्यों, ताकि अगले दिन लंच के दौरान वो जो है करेंसी को चेंज कराता है, ओल्ड करेंसी को ले लेता है। यानी कि जो उसके नए 300 करेंसी थी, यानी $300 उसके पास या जो कुछ भी था उसके बाद पैसे, ठीक है ना, उन $300 के बदले उसको 200 से भी कम डॉलर पुराने स्टाइल के मिलते हैं। बट उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना था कि गेल्सबर्ग 1894 का वो जो टाइम था, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, चीजें जो होंगी उसमें काफी सस्ती होंगी, और वो आसानी से इतने कम अमाउंट से भी ज्यादा चीजें मैनेज कर सकता था, ठीक है। और फटाफट से वो पैसे एक्सचेंज करके वापस आता है फर्स्ट लेवल, फर्स्ट से सेकंड लेवल। पर उसको वो जो, ये जो रास्ता था, ये जो कॉरिडोर था, जो उसको थर्ड लेवल पर लेकर के जा रहा था, वो उसको कभी दोबारा मिलता ही नहीं है, जिसके जरिए वो कहां पहुंच सके, थर्ड लेवल पहुंच सके। उसके बाद ये सारी की सारी कहानी जो है, घर आकर के वो अपनी वाइफ लॉइजा को बताता है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उसकी वाइफ कहती है, अच्छा ठीक है, ऐसा है, अब ज्यादा मत जाना ढूंढने उसके चक्कर में। उसकी वाइफ समझती है उसका हस्बैंड जो है थोड़ा सा क्रैक सा हो गया है, पगला सा गया है, जैसी ऐसी बेवकूफी वाली बातें कर रहा है, हालांकि पहले भी वो, ठीक है ना, इस तरह की बातें कर चुका है। वो उससे कहती है कि अब तुम थर्ड लेवल की तलाश और मत करना। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक था। अब एक और घटना होती है,
ठीक है, घटना क्या होती है बेसिकली, ये जो थर्ड लेवल का इंसिडेंट है, ये जो एक रास्ता है जो उसने समझ लिया, एक मीडियम समझ लिया है कि एक माध्यम है जिसके जरिए वो प्रेजेंट से पास्ट में पहुंच सकता है। उसका क्या मानना है कि ये जो है थर्ड लेवल, वो एक मीडियम है, एक रास्ता है जिसके जरिए, माध्यम है जिसके जरिए वो कहां पहुंच सकता है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, उस दुनिया में जब चीजें बहुत अच्छी थी। तो एक और इंपॉर्टेंट घटना होती है कि चार्ली का दोस्त, कौन है, चार्ली का दोस्त सैम वीनर जो है वो गायब हो जाता है अचानक से। अब किसी को नहीं पता वो कहां गया। तो वो और उसकी वाइफ, चार्ली और उसकी वाइफ लॉइजा जो है वीकेंड्स पे उसकी तलाश करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सैम जो था वो वही व्यक्ति था जिससे चार्ली अपने मन की सारी बात कर लेता था, और गेल्सबर्ग के बारे में भी उसने अपने सारे आइडियाज, जो भी इसकी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी उसने उसके साथ शेयर कर रखी थी। और जो सैम विनर था उसको भी, ठीक है, ही ऑल्सो क्रेव्स फॉर गेल्सबर्ग, उसके मन में भी बहुत तीव्र इच्छा थी कि वो भी कभी गेल्सबर्ग जाए। यहां तक बात समझ आएगा इस। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉज लेते हैं। पॉज किस लिए, हम यहां पर इसको समझते हैं, किसको, ये इसका नाम है फर्स्ट डे कवर, ठीक है ना। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए। इसकी बात कर रहे हैं गाइस, फर्स्ट डे कवर। अभी क्या होता है इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, और ये कई बार आप लोगों के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले समझिए फिलेटली। फिलेटली क्या होता है कि जिन लोगों को स्टैंप्स कलेक्ट करने की शौक होता है, शौक, ठीक है, स्टैंप्स मतलब जो पोस्टल स्टैंप्स होती हैं, जो लेटर्स के ऊपर स्टैंप्स लगती है ना, वो स्टैंप्स इकट्ठा करने का जिन लोगों को शौक होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने आज कोई नई स्टैंप निकाली और मैंने उस स्टैंप को खरीद लिया, ठीक है जी, 5 साल बाद आपने जो है उस स्टैंप को खरीद लिया, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये स्टैंप मेरे पास पहले दिन से है या आज की तारीख से है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए जो लोग स्टैंप्स कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, एक एनवलप लेते हैं। क्या लेते हैं, खाली एनवलप। उस एनवलप के ऊपर टिकट को लगा देते हैं, यानी स्टैंप को लगा देते हैं। स्टैंप लगा करके, ठीक है ना, इस पे क्या लिख देते हैं, खुद का एड्रेस, अपने घर का एड्रेस। क्या लिखते हैं इस पे, टू सेल्फ, यानी कि अपने घर का एड्रेस लिख देते हैं। और इसके अंदर एक खाली पेपर डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, ब्लैंक पेपर डाल देते हैं। 3 चीजें समझ आई। लिफाफा लिया, लिफाफे के ऊपर जो भी टिकट नई आई है उसको चिपकाया, चिपका करके उस पर अपना घर का खुद का एड्रेस लिख दिया, और उसके अंदर एक खाली पेपर लगाया, चिपकाया और उसको डाल दिया। बात समझ आई। अब इससे क्या फायदा होगा कि जब वो आपके घर पे डिलीवर होगा, जब वो आपके घर पे डिलीवर होगा, तो उस पे पोस्टल डिपार्टमेंट क्या करेगा, ठप्पा लगाएगा, ठीक है ना, पोस्ट मार्क लगाएगा। तो उस पे ठप्पा जो होगा उस पे क्या होती है, डेट होती है, और जनरली पोस्ट ऑफिस का नाम होता है, ठीक है ना, यहाँ से वो डिलीवर हुआ है। तो ये जो डेट है, जो यहाँ पे डेट का जो स्टैंप लगती है, जो ठप्पा लगता है, वो प्रूव करता है कि ये जो टिकट है आपके पास किस डेट से रखी हुई है। यूजुअली ये जो एनवलप होते हैं, जो लिफाफे होते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके अंदर कुछ होता तो है नहीं, खाली एक पेपर होता है, तो उसको एज इट इज ऐसा ही रखा जाता है, उसको अलग से छुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आई गाइस। तो इस पूरे लिफाफे को क्या कहा जाता है, फर्स्ट डे कवर। बात समझ आई, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट डे कवर। अब कहानी में आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया फर्स्ट डे कवर क्या होता है। तो एक दिन चार्ली, कौन, एक दिन जो चार्ली था वो अपने पुराने फर्स्ट डे कवर से, उसको भी स्टैंप कलेक्ट करने की आदत थी, ठीक है ना, इसकी ग्रैंडफादर को भी, तो एक पुराने फर्स्ट डे कवर्स जो थे उनको चेक कर रहा था, ऐसे ही चेक कर रहा था। तो उसको क्या मिलता है, उसमें एक बहुत पुराना फर्स्ट डे कवर मिलता है। एक्चुअल में वो फर्स्ट डे कवर जो वो नोटिस करता है वो पहले नहीं था। वो क्या था, वो पहले वहां पर नहीं था। और उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क था, यानी कि जो ठप्पा था, ठीक है ना, उसके ऊपर 6 सेंट की एक स्टैंप लगी थी और प्रेसिडेंट गारफील्ड की पिक्चर थी, ठीक है। 6 सेंट, सेंट क्या होता है, 100th पार्ट ऑफ डॉलर। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से $1 में 100 सेंट होते हैं। तो वो 6 सेंट की स्टैंप थी और प्रेसिडेंट गारफील्ड की उस पर पिक्चर बनी हुई थी। और उस पे जो पोस्ट मार्क था, उस पे डेट दिखा रहा था 18 जुलाई 1894। जबकि डेट थी जुलाई 18 ठीक है ना। और वो किसके एड्रेस पे था, उसके ग्रैंडफादर के, ठीक है, जो एल्सबर्ग में था उस एड्रेस पे वो पोस्टेड था, यानी कि उनके एड्रेस पे, यानी कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको लिया होगा अपने समय पे।
उसके बाद क्या करता है, चार्ली इस एनवलप को खोलता है। क्या कर रहा है, चार्ली जो है इस एनवलप को खोलता है और इसके अंदर से क्या निकलता है, जो पेपर निकलता है उस पे वो पढ़ता है कि क्या लिखा हुआ है, टू चार्ली, ठीक है ना, फ्रॉम सैम। यानी कि अंदर से जो लेटर निकलता है, जो पेपर निकलता है, ठीक है ना, उस पे चार्ली पढ़ रहा है कि वो लेटर किसके लिए है, चार्ली के लिए है। और किसने भेजा है, सैम ने। सैम उसका वो दोस्त जो खो गया था। बात समझ आई। अब यहां पे ध्यान देना, एक्चुअल में जो फर्स्ट डे कवर के अंदर पेपर होता है वो खाली होता है, पर वो क्या पढ़ रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ रहा है। कौन, चार्ली। यानी कि ये भी चार्ली की क्या है, इमेजिनेशन है, ये रियलिटी नहीं है। बात समझ आई गाइस। तो उस लेटर में वो पढ़ता है कि जो सैम है उसने दावा किया कि उसको थर्ड लेवल मिल चुका है। ठीक है, सैम को क्या मिल गया है, थर्ड लेवल मिल गया है। और थर्ड लेवल के जरिए वो कहां पहुंच चुका है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका है। और कह रहा है कि मैं तो यहाँ पे बड़े मजे कर रहा हूँ, हैविंग अ ग्रेट टाइम देयर। ठीक है, और वो इनवाइट करता है चार्ली एंड लॉइजा को। चार्ली और उसकी वाइफ लॉइजा को इनवाइट करता है कि तुम लोग भी यहां पर आ जाओ। और वो कहता है कि तुम लोग भी इसकी तलाश जो है थर्ड लेवल की, उसको जारी रखो, उसको छोड़ना नहीं है। अभी थर्ड लेवल तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि मैं पहुंच गया हूं तो तुम भी आ ही जाओगे यहां पर पे। उसके बाद चार्ली जो है वो जाता है कहां पर, स्टैंप एंड कॉइन स्टोर। वहां पे जाकर के उसको पता चलता है कि जो सैम है, सैम ने भी $800 एक्सचेंज किए हैं। $800 पुराने स्टाइल की करेंसी ली है, ताकि वो गेल्सबर्ग में हे का मतलब भूसा, ठीक है ना, किसका बिजनेस कर सकते हैं, हे, फीड एंड ग्रेन का, यानी कि जो जानवरों को खिलाने वाला चारा, भूसा, इस तरह की चीजें जो है उसका बिजनेस कर सके कहां पे, गेल्सबर्ग में। इसलिए उसने अपने $800 को एक्सचेंज किया है। राइट भाई, ये बात समझ आई आपको। अब हुआ क्या, आपको लग रहा होगा ये रियलिटी नहीं, ये सब कुछ क्या है, उसकी इमेजिनेशन है। और इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिस्टीरियस रहस्यमय बात है, ये जो सैम वीनर है ये कोई और नहीं है, ये उसका वही साइकेट्रिस्ट दोस्त है जिसके साथ उसने पहले सारी की सारी बातें शेयर की थी। राइट, तो हम इसको इन शॉर्ट में कह सकते हैं, ये कुछ नहीं है, चार्ली की एक और एस्केपिस्ट फैंटेसी थी, यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन से निकलने का एक और इमेजिनेशन थी। ठीक है ना, अपनी पुरानी इमेजिनेशन को एक तरह से असर्ट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए उसके दिमाग में फिर पैदा हुई। ठीक है, तो ये कुछ नहीं थी, इट इज ऑल्सो अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ऑफ चार्ली। यानी कि उसने एक और जागते हुए सपना देख लिया था जो उसको लग रहा था पूरा हो गया है। इसको, इस पूरे चैप्टर को अगर मैं हल्का सा आप लोगों के सामने मतलब किसी चीज से रिलेट करूं, तो आप सभी ने संजय दत्त की एक मूवी देखी होगी, लगे रहो मुन्ना भाई। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का सेकंड पार्ट, जिसमें, ठीक है ना, गांधी जी के बारे में ज्यादा पढ़ने से या गांधी जी के बारे में ज्यादा सोचने से उसको ऐसा इल्यूजन, ऐसा भ्रम होने लगता है कि गांधी जी उसके सामने हैं और उसकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। बात समझ आए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, रियलिटी प्लस इमेजिनेशन। आई होप गाइज आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है ना, इसके ऑलमोस्ट सभी एंगल्स को हमने बहुत बारीकी से एनालाइज किया है, समझा है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास साथ में नोट्स जो हैं वो लिंक में और साथ साथ हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है गाइज। राइट, so that's all we have for today. See you in the next video. Till then, Jai Hind, bye bye.